बुरहान भाई ने मैट्रिक पास कर लिया तो मामू ने उनको कॉलेज में दाखिल करा दिया, क्योंकि मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने। खुद बुरहान को भी मेडिकल में जाने का शौक था। वो सेकेंड ईयर में था कि बदकिस्मती से ममानी बीमार पड़ गई। घर का सारा निज़ाम तो उन्हीं से चल रहा था और हमारे हालात भी सुबक रफ्तारी से रमा दमा थे कि अचानक वक्त के पानी में भंवर बनने लगे। ममानी चल बसी और उनकी जगह 6 माह बाद नई ममानी ने ले ली। वो घूमते हुए पत्थर की तरह हमारी पुरसकून जिंदगी की झील में आ गिरी। सारा निज़ाम ही तहोबाला करके रख दिया। पहली ममानी तो हमको औलाद की तरह चाहती थी कि उनकी औलाद न थी, मगर ये नई ममानी बुरहान भाई और मुझे अपना हरीफ समझने लगी। 9 उम्र थी, मामू भी उन पर लट्टू हो गए थे। वो अब उन्हीं की सुनते, उन्हीं की मानते और चार जानिब उनको बस यही नजर आती। उस औरत ने आते ही बुरी तरह हमको परेशान करना शुरू कर दिया। मैं लड़की थी, दबक गई। 9वीं में थी, उन्होंने स्कूल से निकाल लिया। फिर भी चुप रही, मगर बुरहान भाई की परेशानी दीदनी थी। डॉक्टर बनना उनका ख्वाब था और ये खातून थीं कि दरपे हो गईं कि बुरहान कॉलेज को खैरबाद कह दे। वजह यह थी कि उसके कॉलेज के अखराजात काफ़ी थे जो मामू की जेब से जाते थे और ये बात उन खातून को गवारा न थी। एक दिन बुरहान ने मुझसे कहा कि फूफा के पास चला जाता हूँ, यहाँ रहने से तो भला है कि हैदराबाद जाकर दाखिला ले लूँ। भाई सोच लो, ये मामू का घर है और वो फूफा का, जबकि फूफी हमारी मर चुकी हैं, तो फूफा से क्या नाता रह जाता है। वहां जाकर सोचूंगा क्या करना है। अभी इतना तो नाता है, 2-4 दिन रख लेंगे, जब तक शहर में कोई और ठिकाना ढूंढ लो। फूफा ने ना रखा तो वहां एक दोस्त है, उसके पास चला जाऊंगा। जाकर देख लो भैया जी, शायद कोई 2-4 दिन को पैर टिकाने दे, वरना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। बुरहान का दिल इस कदर टूटा था कि उसने हैदराबाद जाकर किस्मत आजमाने की ठान ली और 2 जोड़े कपड़े उठाकर चला गया। जाते हुए मामू से कहा कि मैं 2-4 दिनों के लिए फूफा के घर जा रहा हूं। उन्होंने आगे कोई सवाल न किया, सर्द लहजे में गोया हुआ, चले जाओ। बुरहान फूफा के पास पहुंचा तो वो बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल नहीं हो रही थी। 2-4 दिन में उनको एहसास हो गया ये घर भी उनका नहीं है और यहां मजीद रुकना मुनासिब ना होगा। फूफा से रुखसत लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचे। उस बेचारे ने हस्बे इस्तात आओ भगत की, मगर उसकी मां सौतेली थी। वो खुद अपने ही घर में दबा दबा रहता था। बुरहान ने तमाम अहवाल दोस्त को बताकर मशवरा लिया। वो कहने लगा कि तुम अखबार में इश्तिहार दे दो कि तुम्हें कोई सरपरस्ती में कबूल कर ले। इश्तिहार में लिखवाओ कि यतीम हूं, लिहाजा तालीम और रिहाइश की खातिर किसी नेक दिल इंसान की सरपरस्ती में जाना चाहते हो। मेरे भाई ने दोस्त के मशवरे पर अमल किया और अखबार में ऐसा ही इश्तिहार छपवा दिया। उस इश्तिहार के जवाब में लातादाद खत मौसूल हुए। बुरहान उन सब लोगों से मिला, हर जगह तावन मशरूत था। कहीं ये तमा कि वो तालीम का तमाम खर्चा उठाएंगे और रहाइश व ताम का जिम्मा भी लेने को तैयार हैं, मगर बाद फारिग तहसील होने के उनकी लड़की से शादी करना होगी। गर्ज जहां जो भी बुरहान का सरपरस्त बनना चाह रहा था, कुछ न कुछ मामला मौजूद था। मेरा भाई इस किस्म के सौदेबाजी के हक में न था, लिहाजा उसने किसी की भी सरपरस्ती को कबूल ना किया। दोस्त के पास कुछ रकम थी, उस मेहरबान ने बुरहान को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और महकमा तालीम में मुलाजिम अपने एक रिश्तेदार को कहकर कॉलेज से माहाना 50 रुपया वजीफा भी लगवा दिया। उन दिनों 50 रुपया काफ़ी रकम थी, ताहम कॉलेज की फीस, हॉस्टल का और अपना खर्चा उन रुपयों से पूरा होना नामुमकिन था। दोस्त की मदद से बुरहान 2-3 ट्यूशन्स भी मिल गईं, मगर मुस्तकिल रहाइश का मसला हल करना था। यहाँ सबसे पहले सर छुपाने की जगह दरकार थी। बुरहान भाई ने अखबार में अपनी सरपरस्ती के लिए जो इश्तिहार दिया था, उस सिलसिले में एक खातून का खत भी मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि वो एक बेवा औरत है और मरहूम शौहर की कोठी में तन्हा रहाइश पजीर है। तन्हाई को दूर करने के लिए अपने भाई के 2 बच्चों को साथ रखा हुआ है, जिनकी ट्यूशन के लिए ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो उनको घर पर पढ़ा दे। ताम और क़याम का इंतज़ाम उनकी तरफ से होगा। ये पेशकश माकूल थी, लिहाजा बुरहान उनसे मिलने चला गया। खातून की उम्र 30-32 बरस के लगभग थी।
कबूल सूरत और खुश अखलाकी और तमीज से मिली और इज्जत से पेश आई। हालात पूछे और फिर मेरे भाई को उन बच्चों से मिलवाया जिनके लिए अतालीक मुकर्रर करना चाहती थी। लड़की की उम्र 7 बरस और लड़का 9 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे मगर घर पर कोचिंग करना थी। बुरहान भाई को खातून ने वो आरास्ता कमरा भी दिखाया जो रहाइश के लिए निहायत मौजूद था। उसे दौलतमंद घराने का अतालीक मुकर्रर होना ठीक लगा और उन्होंने खातून के घर में रहाइश मंजूर कर ली। बच्चे जिनको पढ़ाना था निहायत सुलझे हुए और बड़ों जैसे संजीदा कमगू थे। लगता था कि खातून के हवाले करने के बाद अतफाल में उनके हकीकी वालदैन की दिलचस्पी बाकी न रही थी। मगर खातून जो उनकी सगी फूफी थीं उनको दिलो जान से चाहती थीं। ये प्राइमरी की तालीम घर पर हासिल कर लें और बाद में इनको स्कूल भेजा जाए, ये खातून का ख्याल था, जिनका नाम परवीन था। माजी में भी मुअज़्ज़ज़ घरानों में तालीम का यही तरीका रहा था कि प्राइमरी क्लासों तक तालीम बच्चों को घर पर मिलनी चाहिए। बहरहाल बुरहान भाई चूंकि पोजीशन होल्डर थे, उन्होंने परवीन को यकीन दिलाया कि वो उनके भतीजे और भतीजी को बेहतरीन तौर पर तवज्जो से पढ़ाएंगे। यूं वो उस खातून के घर शिफ्ट हो गए। वो सुबह कॉलेज जाते, वापस आते तो खाना उन्हें वक्त पर उम्दा और गर्मा गर्म पेश कर दिया जाता। 1 घंटा आराम के बाद वो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते। रोज 4 घंटे तक मेहनत करते। जल्द ही बच्चों ने अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दिया। परवीन अब बहुत खुश और मुतमईन थी कि जैसा टीचर चाहती थी वैसा मिल गया था। कहा कि बुरहान, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम जैसे दिल लगाकर पढ़ाने वाले ट्यूटर कम मिलते हैं। रफ्ता रफ्ता अहम काम भी भाई के जिम्मे डाल दिए। मसलन बैंक से मुताल्लिक अमूर और हिसाब किताब में वो मदद लेने लगी। परवीन को शायद ऐसे ही किसी अच्छे इंसान की जरूरत थी जो दयानतदार हो, जिससे रुपए पैसे के मामले में मदद ली जा सके और भरोसा किया जा सके। अब बुरहान की उस घर के एक फर्द की सी हैसियत हो गई थी। एक रोज परवीन ने भाई बुरहान से कहा, मैंने 8 जमातें पास की थीं कि मेरी शादी हो गई। अब चाहती हूं कि तालीम दोबारा शुरू कर दूं। क्यों नहीं, जरूर। तालीम हासिल करने के लिए वक्त और उम्र की तो कोई कैद नहीं। किसी भी वक्त इंसान चाहे तो पढ़ सकता है। अच्छा, फिर तुम मुझे मैट्रिक की किताबें ला दो और 1 घंटा पढ़ा भी दिया करो। दरअसल मेरी जायदाद इस वक्त तक मेरी नहीं हो सकती जब तक मैं पढ़ लिख ना जाऊं, क्योंकि वो बेवा थीं और निकाह सानी करने से भी मजबूर थीं। भाइयों ने दोबारा शादी ना होने दी कि बच्चे हो गए तो जायदाद का बंटवारा होगा। भाई को उस खातून से हमदर्दी महसूस हुई। पूछ लिया कि असल वाकया क्या है, बताइएगा। वो यूं लबकुशा हुई। मैं सिर्फ 6 माह ही अपने शौहर के पास रह सकी कि तकसीम बरे सगीर के दौरान मेरे जीवन साथी बलबे में शहीद हो गए। जो रुपया पैसा था भाइयों ने समेटा और मुझको साथ लेकर पाकिस्तान आ गए। यहां कलेम भी मेरे नाम के समरबार हुए, मगर इंतजाम और देखभाल के बहाने भाई जायदाद पर काबिज हो गए। शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही मैं बदनसीब बेवा हो गई थी। उम्र सिर्फ 17 बरस थी। मिलने जुलने वालों ने भाइयों को समझाया कि यह अभी कमसिन है, इसकी शादी कर दो। रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आए, मगर उन्होंने मेरी शादी ना होने दी, बल्कि खूब रोड़े अटकाए कि मैं जायदाद के बंटवारे का ना सोचूं, कहीं हिस्सा ना ले जाऊं। हालांकि कलेम तो मेरे नाम के मंजूर हुए थे। दोनों भाइयों की शादियां हो गईं। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशो खुरम हैं। उनकी बीवियां नहीं चाहती कि उनके साथ रहूं, लिहाजा मुझे भाइयों ने इस रहाइश में रखा हुआ है और एक भाई ने दोनों बच्चे भी मेरी सुपुर्दगी में दे दिए हैं कि मैं तन्हाई महसूस करती थी। नौकर और मुलाजमा के साथ बीत रही है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजती कि खुदा न खास्ता कोई नागवार वाकया उनके साथ पेश आए तो मैं जिम्मेदार ठहरूंगी। बुरहान भाई को बखूबी अंदाजा हो गया परवीन के दुख का। वो हरदम खुद को गैर महफूज ख्याल करती थी। अब बरबला कहने लगी, खुदा जाने कब भाई आंखें फेर लें तब मेरा क्या बनेगा। अगर तालीम होगी तो किसी की मोहताजी ना होगी, इसलिए पढ़ना चाहती हूं। भाई ने परवीन की बेबसी को महसूस किया। उसके साथ हमदर्दी सवा हो गई। अल्लाह का नाम लेकर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर वो पढ़ती कम थी, बातें ज्यादा करती थी। यूं बुरहान का और अपना कीमती वक्त जाय करती थी। वो मेहरबान भी ज्यादा हुई जाती थी। उनका ख्याल था कि ये लड़का इल्मे नजूम के लिहाज से उनके लिए खुशबख्त और अच्छे सितारों वाला है। अब सुबह ही सुबह मुंह अंधेरे वो बुरहान के कमरे में वारिद हो जाती और उनका चेहरा देखकर अपने दिन का आगाज करती। परवीन का कहना था कि बुरहान की सूरत उनके शौहर से मिलती है और उनका सुबह सवेरे चेहरा देखना
अच्छे शुगन की अलामत है। इस तरह तमाम दिन सुकून से कटता है। रफ्ता रफ्ता मेहरबानियां इतनी बढ़ी कि नौकरों के होते हुए वो भाई का नाश्ता खुद उनके कमरे में लाने लगी। जब वो ना होते उनका कमरा खुद अपने हाथों से साफ करती, बिस्तर वगैरह ठीक ठाक कर जाती। कॉलेज जाते वक्त इनकार के बावजूद भाई की जेब में रुपए डालती कि बस में जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज टैक्सी में आ जाया करो, इस तरह थकन भी नहीं होगी और वक्त भी बचेगा। छुट्टी के दिन परवीन इसरार करती कि मुझको और बच्चों को घुमाने फिराने ले जाओ। कभी रानी बाग, कभी दरिया की सैर को और सिनेमा भी ले जाती। बहाना होता कि बच्चों को घुमाना है। रेस्टोरेंट ले जाना। भाई बुरहान को गाड़ी चलाना आती थी। वो अब तन्हा भी भाई को साथ ले जाने की कोशिश करती। कहती, इस तरह मेरा मुर्दा दिल बहल जाता है। उनको भाई की शराफत पर भरोसा था और उनके साथ कोई खतरा भी महसूस ना होता था, बल्कि उनके हमरा खुद को पूरी तरह महफूज ख्याल करती थी। अगरचे उम्र में भाई से दुगनी बड़ी थी, मगर ऐसे घुल मिल कर बातें करती जैसे कि उनकी हम उम्र हों। उनको अपने बड़े होने का एहसास ही न था। बेधड़क हाथ थाम लेती और कभी यूं चपत लगा देती जैसे वो अभी बच्चा हो। इसी दौरान परवीन को एक अजीज की शादी में नवाबशाह जाने का इत्तफाक हुआ। वहां उनको अलहदा मकान रहने को दिया गया। परवीन भाई के लिए अच्छा खाना मंगवाती और सिनेमा चलने की फरमाइश करती। मूड में आती तो गाना सुनाने लगती। घर के माहौल से दूर आकर जैसे नई जिंदगी की लहर उनके वजूद में दौड़ गई हो। भाई की कॉलेज की छुट्टियां खत्म थीं। वो वापस लौटने को परेशान और ये मजीद वहां रुकने की कोशिश करने लगी। सिवाय सब्र चारा ना था। एक दिन शॉपिंग का बहाना किया और बुरहान को सक्खर ले गई। कहा कि किस्मत से घर से निकलना हुआ है, इस शहर की कुछ मखसूस कढ़ाई वाले कपड़े लेने हैं। गर्ज खूब सैर सपाटे किए, जबकि भाई के बच्चों को आया की निगरानी में छोड़ा था। एक दिन बुरहान को साथ लिया और सक्खर से रहीम यार खान गई। बाजार में घूमते रात हो गई। कहने लगी, बुरहान अब रात का सफर ठीक नहीं, कच्चे का इलाका पड़ेगा, रास्ता भी ठीक नहीं है। इस रास्ते पर तुम्हारा गाड़ी चलाना खतरनाक है। बेहतर है कि हम रात को यहीं रह लेते हैं, सुबह सवेरे निकल चलेंगे। मरता क्या ना करता। मजबूरन रात को होटल में रुकना था। बुरहान भाई इस औरत के साथ होटल में नहीं ठहरना चाहते थे क्योंकि खौफजदा थे। परवीन का उन पर भरोसा और इल्तफात बढ़ता जा रहा था। होटल में वो रात से आबख्ती लाई। बुरहान के अंदेशे बेबुनियाद न थे। खातून बुरहान से शादी की तालिब थीं और बरमला ना कह पाती थीं। वो मौजूदा बेआबो गयाह जिंदगी से उकता गई थी। खुदगर्ज भाइयों ने उनके ख्वाब ताराज कर डाले थे और अब ये प्यासी औरत मेरे भाई को घेर कर बेबस करना चाहती थी। होटल के एक कमरे में दो गैर मर्द औरत का ठहरना और तकद्दुस से दामन बचाए रखना एक मोर्चा ही हो सकता था, और इस सदी में इस तरह के मोर्चे कम ही होते थे। उस दिन परवीन पूरी तरह बहक जाना चाहती थी। अरसे की बेवगी के बाद पहली मर्तबा उनके तन मन ने मुस्कुराने की ख्वाहिश की थी। कोई परवीन को क्या इल्जाम दे, औरत भी इंसान है, भूल उससे भी हो सकती है। अगरचे बुरहान भाई कमसिन थे, मगर जमाने की ठोकरों में रहकर ज़हन पुख्ता हो गया था। उन नाजुक लम्हात में उन्होंने बड़े करीने से परवीन को गुनाह की दलदल में गिरने से बचाया। कहा कि आपका मुझ पर रोब है और मुझको पाल रही हैं, ताहम मैं इतना खुद गर्ज नहीं कि बंद गली में आपको भटकने के लिए छोड़ दूं। मर्द की भूल चूक माफ हो सकती है, मगर औरत की नहीं। आप भी इंसान हैं, फरिश्ता नहीं। लेकिन अच्छा तरीका जिंदगी गुजारने का यही है कि आप शादी कर लें। कौन करेगा मुझसे शादी? कौन साथ देगा? मैं आपका साथ दूंगा। तो फिर तुम ही कर लो मुझसे शादी। जानती हूं कि हमारा उम्रों का फर्क बहुत है। तभी ये बात सोचती रही और लब पर ना ला सकी। बुरहान के दिल में शुरू से ही उस औरत के लिए हमदर्दी और एहतराम के जज्बात थे। अक्सर परवीन खुद से इतनी बेबस ना हो जाती तो भाई के लिए हमेशा मुकद्दम मकाम पर ही रहती। अफसोस उस रात उसने एहतराम के रिश्ते को ही बालाए ताक रखना चाहा। बुरहान ने उसको फरासत से संभाला। वो इतनी काबिल रहम नजर आई कि चाहते हुए भी कोई उसको धुतकार न सकता था। बुरहान ने परवीन से कहा, हर बात को भुलाकर दिल की बात जुबान पर ले आओ। मैं पूरी तवज्जो से सुनूंगा और आपका साथ हरगिज ना छोड़ूंगा। मुझसे शादी कर लो। वो बोली, बेशक मेरी जायदाद सारी तुम ले लो, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मगर आपको खुश और बाइज्जत देखना चाहता हूं। आज की रात सो जाओ, सुबह इंशाअल्लाह खुदा पाक हमारा बहुत अच्छा फैसला कर देगा। मैं नींद की गोली ले आता हूं, सुकून मिल जाएगा। बुरहान को बाहर से गोली लाने की जरूरत ना पड़ी।
क्योंकि परवीन ये गोली अक्सर जब बेख्वाबी उसको सताती खा लिया करती थी। उसने परस से गोली निकाली और पानी से निगल ली। बुरहान एक गमगुसार की तरह उसके सर के बालों में हाथ फेरता रहा और उसको नींद आ गई। सुबह वो हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचकर बुरहान ने कहा कि मैं कराची जाना चाहता हूं ताकि बहन को भी यहां ले आऊं। वो जब से गया था पहली बार आया। मैं भाई के लिए बहुत उदास थी। उनको देखकर ही रोने लगी। दरअसल मैं भी नई ममानी के सलूक से तंग थी। बुरहान भाई ने मामू से कहा कि मैं शबाना को ले जाना चाहता हूं, आप इजाजत दें। मैं वहां खाने के लिए तंग हूं। बाजार का खाना अब नहीं खा सकता। तुम रहते कहाँ हो? फूफा के घर के बराबर में एक 2 कमरे का मकान किराए पर मिल गया है। मैं नौकरी करता हूं और उसी किराए के घर में रहता हूं। मामू जानते थे कि उनकी नवेली दुल्हन के करतूतों से शबाना भी आजिज है। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम भाई के साथ जाना चाहती हो? जी मामू, जाना चाहती हूं, मैंने जवाब दिया। ठीक है, चली जाओ, मगर मुझे अपनी खैरियत से तुम दोनों आगाह करते रहना। और बुरहान, अपना पता और फोन नंबर भी दे जाना। मैं हैदराबाद आऊंगा तुम लोगों से मिलने। बुरहान ने परवीन के घर का पता और नंबर दे दिया। भाई मुझे परवीन के घर ले आया। बताया कि परवीन मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है। मैं ज़रूरतमंद तो हूं, मगर इसकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि इसकी मदद की खातिर इसके साथ निकाह करना चाहता हूं। बहन, अब तुम बताओ कि क्या ये शादी मुनासिब रहेगी? कहीं ये मेरा कोई गलत कदम तो ना होगा? फैसला लेने में मेरी मदद करो शबाना। उम्र ज़्यादा होने के अलावा परवीन में कोई कमी मुझको नजर ना आई, बल्कि उसके साथ शादी के बाद भाई और मेरी भी जिंदगी भी संवर सकती थी। लेकिन शादी तो फिर भी बेजोड़ ही थी। काफ़ी सोचा और फिर मैंने भाई से कहा कि अगर तुम्हारा दिल परवीन को बीवी देखना कबूल करता है तो कर लो शादी, मगर इस वादे के साथ कि वो तुमको डॉक्टर बनाने में मददगार रहेगी और तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। परवीन ने यह बात सुनी तो कहा कि अगर ये मुझसे शादी ना करे तो भी मैं वादा करती हूं कि मैं बुरहान की पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगी। कुछ सोच विचार के बाद बुरहान ने हाँ कर दी और परवीन से शादी कर ली। होटल वाला किस्सा बाद में खुद परवीन ने मुझको बताया था, क्योंकि भाई ने मुझे होटल में परवीन के साथ क़याम का वाक़या नहीं बताया था। आज परवीन भाभी बूढ़ी हो गई हैं, जबकि बुरहान अभी जवां साल है। जब लोग उनको साथ देखते हैं तो सोच भी नहीं सकते कि ये मियाँ बीवी होंगे, लेकिन तकदीर के खेल न्यारे होते हैं कि किसको किससे कहाँ मिला देती है। भाई डॉक्टर बन गए। परवीन को अदालत से उनकी जायदाद का कब्जा मिल गया, क्योंकि भाई साथ थे। अगर बुरहान का साथ ना होता, परवीन अपने भाइयों से अपना हक लेने में कामयाब ना होती। बुरहान भाई और परवीन भाभी को अल्लाह ने साहिब औलाद भी किया। उनके 4 बच्चे हैं और जिंदगी सुकून से गुजर रही है। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।